Hello friends, myself CA Pooja Kejriwal. Today I am going to teach essay 315 that इससे पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगी मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है कि ऑडिट इज़ अ वेरी टफ सब्जेक्ट, ऑडिट में स्कोर करना बहुत मुश्किल है, बट इट्स नॉट ट्रू। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने भी CA किया है। मेरा इनफैक्ट ऑडिट इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट और मुझे ऐसा लगता था ऑडिट जितना इंटरेस्टिंग है ना, if you are a CA, if you are a CA, you are doing CA means think you are a CA। पहले ये सोचना स्टार्ट करो कि आप CA हो, और एक CA के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो ऑडिट है। ठीक है, उससे प्यार करना स्टार्ट करो उस सब्जेक्ट से। वो इतना इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट, आई एम टेलिंग यू, देयर इज़ नो अदर सब्जेक्ट लाइक ऑडिट। ऑडिट में हर कुछ इतना इंटरेस्टिंग है, ये हमारा फील्ड है। हम कैसे सोच सकते हैं कि ये बहुत टफ है, या आई नो कि उसमें स्कोर करना मुश्किल है, उसमें हमें 100 में 100 आउट ऑफ 100 नहीं आता। 100 आउट ऑफ 100 तो ठीक है, CA में किसी सब्जेक्ट में भी नहीं आता, बट स्टिल ये इसमें 80 लाना मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें 60 लाना मुश्किल नहीं है, इसमें ओके हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें चीज़ों को थोड़ा प्रिसाइज करना होगा ताकि हमारा रिवीजन जल्दी जल्दी हो जाए और हम ज़्यादा टाइम अपना रिटन प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स में लगा पाए कि आंसर्स को किस तरह मोल्ड करना है, चीज़ों को किस तरह कनेक्ट करना है। हमारा ध्यान उस पर ज़्यादा हो कि कहाँ से, मतलब किस किस चीज़ों को कनेक्ट करके हमें अपने आंसर्स को फ्रेम करना है। आंसर्स के फ्रेमिंग में प्रॉब्लम है, बच्चे लिखते ही इतना थोड़ा सा है, 2-3 लाइन लिख दिया बस हो गया। नो, यू नीड टू फ्रेम द आंसर्स ताकि आपको मार्क्स, उस एग्जामिनर के पास भी मार्क्स देने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। तो आपको अपनी चीज़ों को फ्रेम करना होगा, आपको चीज़ों को प्रिसाइज करके एग्ज़ाम के एक दिन पहले हमें किस तरह रिवीजन करना है, हमें उसके लिए एग्ज़ाम के एक दिन पहले वो रिवीजन नहीं करना है, हमें हर दिन अपने रिवीजन को उस तरह करना है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले हमारा सब कुछ रिवाइज हो जाए, हमारे माइंड में वो सारी चीज़ें हों। उसके लिए हम आज से मेहनत करेंगे कि हम चीज़ों को प्रिसाइज करते जाएंगे कि वो फटाफट रिवीजन हो जाए हमारा। ओके, तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आपको हेल्प कर सकूँ कि हम चीज़ों को प्रिसाइजली पढ़ें। इसके लिए मैंने कुछ छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं। आप चाहो तो इसे है ना, आप चाहो तो मैं समझाऊँ, और आप इसे बेटर होगा कि आप हिंदी, इंग्लिश, जिसमें में भी पॉसिबल हो आपके लिए, आप उसे लिख लो कि ये मेरा मतलब मुश्किल से आपका 5 मिनट भी नहीं लगेगा और ये एक ऐसे रिवाइज हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो लेट्स स्टार्ट। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी इसमें, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ऐसे 315 जो है ना, वो क्या है अपने आप में अगर देखा जाए ना, तो ऐसे 315 एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बताता है। ओके, कि हमें किस तरह से है ना रिस्क को एनालाइज करना है एक एंटिटी का, वो बताते हैं। पर पता है ऐसे 315 ना अपने आप में ना एक अधूरा ऐसे है, ऐसे 315 ऐसे तीन, इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे 315, 320 और 330, दैट इज़ ऐसे 315, ऐसे 320 और ऐसे 330, ये तीनों को एक साथ पढ़ा जाता है। ओके, क्योंकि ये तीनों के बिना रिस्क को एसेस करना मुश्किल है, मतलब मुश्किल क्या है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो तीनों को एक साथ ही पढ़ा जाता है। तो हम ऐसे 315 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्या होता है कि ऐसे 315, सबसे पहले हम इसका नाम देखते हैं। तो इसका नाम क्या है, देखो ऐसे 315 का क्या नाम है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो इसके नाम में ही सब कुछ छुपा है। जैसे कि ये क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग, हम लोग क्या अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, एंटिटी को। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, एंटिटी बोला है यहाँ पे, ध्यान दे, वर्ड्स पे ध्यान दो। एंटिटी बोला, एंटिटी का मतलब क्या है, क्या ये कंपनी है? हम लोग को ये देखना है कि ये कोई पर्टिकुलर, ये नहीं बोला है कि ये कंपनी है, एंटिटी बोला। एंटिटी का मतलब ये क्या, हमें देखना है कि ये है क्या, वेदर इट्स अ कंपनी, इट्स अ बैंक, इट्स अ पार्टनरशिप फर्म, इट्स अ ट्रस्ट, ये कोई इंडिविजुअल एंटिटी में तो कुछ भी आ सकता है ना, तो इट कैन बी एनीथिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो एक एंटिटी है, कि वो एक कंपनी है, कि वो बैंक है
देखना है कि वो एक इंडिविजुअल है, हमें वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो आइडेंटिफाई करने से क्या होगा, अरे हम वो आइडेंटिफाई करने से हमें पता चलेगा कि उस पर कौन सा रेगुलेशन लग रहा है। अगर वो बैंक है तो उस पर बैंकिंग रेगुलेशन लगेगा, उसमें क्या उस पर IFRS लग रहा है, हमें ये सब कुछ देखना है। क्या वो, अगर वो इंडिविजुअल है तो उस पर क्या रेगुलेशंस लगेगा, उस फिर है ना उसके अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या होंगे, ठीक है। कोई देखो कुछ के हम लोग को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो कैसा बनाएगा, अगर वो बड़ी एंटिटी है तो उसमें गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि वो एक है ना वेदर हम लोग को क्या आइडेंटिफाई करना है, उस एंटिटी को आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये कंपनी है, कि इट्स एन इंडिविजुअल और इट्स अ पार्टनरशिप फर्म, हमें ये आइडेंटिफाई करना है, ओके। फिर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग उसका इन्वायरमेंट देखेंगे कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है, हमें ये चेक करना है इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब कि है ना हमें क्या लगता है कि है ना इसमें क्या गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा है, अंदर में फ्रॉड चल रहा है, उसका इंटरनल कंट्रोल कैसा है। तो अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट मतलब कि है ना हम लोग देखेंगे कि हम लोग रिस्क असेसमेंट रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कितना, उसका इंटरनल कंट्रोल कैसा है, ठीक है। उसके इंटरनल कंट्रोल को देखकर हमें पता चलता है कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है, मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस कैसे। अगर लगता है हमें कि नहीं इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है, कंट्रोल्स बहुत लगाए हुए हैं, तो हो सकता है कि ना कि वहाँ पे मिस स्टेटमेंट हो ही ना मतलब क्या बहुत कम हो, है ना। तो हम ये ऐसे के नाम से ही हमें सब कुछ पता चल रहा है कि क्या करना है हमें। आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, हमें पहले तो ये देखना है कि वो एंटिटी है क्या, वो एंटिटी क्या कौन सी है, वेदर इट्स अ कंपनी, बैंक, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो हमें वो देखना है कि वो थ्रू अंडरस्टैंड, सबसे पहले हम देखेंगे वो कौन सी एंटिटी है, और फिर हम लोग देखेंगे कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब उसका इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो ये जो भी मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग अच्छा बेटर होगा कि आप लोग इसको हिंदी और इंग्लिश में लिख के रखो ताकि एकदम प्रिसाइज हो जाए और एग्ज़ाम के पहले हमारा फटाफट रिवीजन हो जाए। एग्ज़ाम के पहले मतलब कि हम सोचो कि हमारा कल ही एग्ज़ाम है तो हम आज से 2-3 बार इसे रिवाइज कर लें, ओके। तो ये हो गया। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे कि लाइक हम उसके रिस्क को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाएंगे। और तो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ओके, कि हमारी एंटिटी कौन सी है, ओके। फिर हमें देखना है ना कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है। इन्वायरमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम उसका इंटरनल कंट्रोल कैसा है, ये सब देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग है ना उसमें रिस्क कितना हो सकता है, ये हम लोग कैसे पता चलेगा कि सिर्फ ऊपर से देख के तो नहीं पता चल सकता ना कि हमें क्या करना होगा। हम एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स लगाएंगे, हम है ना अदर इंगेजमेंट, अगर मान लो हम लोग वहाँ और कोई ऑडिट करते होंगे सपोज़, ठीक है, या हम लोग और तो हम लोग को वहाँ से भी पता चल सकता है कि हाँ वहाँ हमने देखा था जब हमने प्रीवियस ईयर का ऑडिट में जब हमने वो ऑडिट सपोज़ हम वहाँ का और कोई टाइप का ऑडिट करते हैं सर, हाँ, तो हमें वहाँ से उस टाइम से पता चल सकता है कि हाँ यहाँ पे उतनी गलतियाँ नहीं होती है, या यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल बहुत ख़राब है तो यहाँ गलतियाँ होने के चांसेस बहुत है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोसीजर सेट करेंगे, ओके। प्रीवियस ऑडिट, अगर हमने पहले कभी ऑडिट किया तो हमें पता होगा यार यहाँ तो बहुत गड़बड़ होती है, यहाँ हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा, ठीक है। डिस्कस विद इन टीम, हम अपने टीम के साथ डिस्कस करेंगे। फिर एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स लगाएंगे, लाइक हम है ना रेशियो एनालिसिस करेंगे, ये सब देख के हमें पता चलेगा कि अगले साल तो इतना हुआ था, इस बार ऐसे कैसे हो गया, देयर आर रिस्क, देयर आर चांसेस ऑफ मिस स्टेटमेंट, ओके। फिर हम इंक्वायरी करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे, हाँ ऐसा होना था। तो दीज आर सम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, ठीक है, जिससे हम उसके रिस्क को असेस करेंगे, ठीक है। देखो नाम में ही सब कुछ छुपा है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, ठीक है। रिस्क को एसेस करने का ये प्रोसीजर्स है, ये कुछ प्रोसीजर्स हैं जिससे हम रिस्क को एसेस करेंगे। एग्जाम में यही भी क्वेश्चंस आता है ना, तो बच्चे सोच सोच के लिखते हैं। कम से कम आपके पास ये वर्ड्स तो होने ही चाहिए जब आप क्वेश्चन को आंसर करने जा रहे हो, व्हाट आर द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, तो ये सब अदर इंगेजमेंट, ये सब वर्ड्स हमें यूज़ करना होगा। इसके बाद आप अपने पॉइंट्स अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, लेकिन एटलीस्ट यूज़ दिस वर्ड्स टू राइट योर आंसर, ठीक है। तो व्हाट आर द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, तो अदर इंगेजमेंट, प्रीवियस ऑडिट, डिस्कस विद इन टीम, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशंस, तो दीज आर सम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, ओके। फिर है ना इससे ये क्या होता है कि हम लोग इस रिस्क असेसमेंट को हम लोग है ना, दीज आर सम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, अब उसका है ना उसके स्टेप्स क्या है कि हम लोग इस तरह से हम लोग
रिस्क को एसेस कर पाएंगे। ओके, अब हम लोग रिस्क को एसेस तो कर लिए, अब हम लोग ने क्या हमने इसमें क्या किया, दीज आर सम प्रोसीजर्स जिससे हमने रिस्क को एसेस किया। ओके, तो अब रिस्क को एसेस करने के बाद क्या होगा कि अब हम देखेंगे कि एसेस द रिस्क, अब हम लोग रिस्क को एसेस करेंगे। वो हमारा था प्रोसीजर कि रिस्क को एसेस करने के लिए हमारा ये प्रोसीजर था। अब जो रिस्क है वो एसेस हो चुका है। ओके, तो हम देखेंगे कि वेदर वो रिस्क क्या सिग्निफिकेंट है। ठीक है, कि ऑडिटर ने पता लगा लिया कि कौन से एरिया में ज़्यादा गड़बड़ है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। आईटी रिलेटेड रिस्क, हम क्या लगता है ऑडिटर अगर लगता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में गड़बड़ है, ठीक है, उनका सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि उसमें है ना गड़बड़ होता है, वो सिस्टम से में ही गड़बड़ है, तो हम देखेंगे कोई आईटी रिलेटेड रिस्क है क्या। फिर हम क्या करेंगे, रिवीजन ऑफ द रिस्क, मतलब कि सोचा था कि हमने प्रोसीजर्स लगाया तो उससे हम लोग को पहले क्या लगा था कि सपोज़ हमें पहले लगा था कि यहाँ तो उतना रिस्क नहीं है। ठीक है, सोचा था कि खतरा कम है, लेकिन है ना ज़्यादा हो गया, तो हमें क्या करना होगा, अपने रिस्क को रिवाइज करना होगा। ओके, so these are what we have assessed the risk, whether it's a significant risk, whether it's a iterated risk, then accordingly we will revise the risk. Okay, तो ये बेसिकली मैंने आपको है ना एक है ना छोटा सा है ना सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी कि सपोज है ना दो क्लाइंट है, अगर सपोज एक ओके, तो ये है हमारा ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये मैंने आप लोगों को एक छोटा क्रिस्प वे में समझाने की कोशिश की है। ऐसे 315 उसका मैंने ऊपर से आपको थोड़ा समझा दिया है, ताकि जब आप इसको पढ़ो, जब आप इसके क्वेश्चंस देखो तो आपको वो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, तो आपको पढ़ने में इजी लगे, आपको चीज़ें समझ में आने लगे कि इसके अंदर क्या हो सकता है इस ऐसे के अंदर। अब आपको करना क्या है, आप बस एक बार इस वीडियो को सुन लीजिए और उसके बाद आप अपनी बुक पढ़िए। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप इंस्टीट्यूट की बुक पढ़िए, उससे आप है ना आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या क्या है। आप मेन वर्ड्स को हाईलाइट करके रखो, और उसके ये करने के बाद ऐसे 315 करने के बाद आप सीधा ऐसे 320 और ऐसे 330 ये तीनों को आप पढ़ो और इसके रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आई कैन गारंटी यू कि ये आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा कि एग्ज़ाम में चाहे कोई भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड, आप बहुत अच्छे से आंसर लिख पाओगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही मैं और भी वीडियोस छोटे ऐसे इसके बना के डालने वाली हूँ, ताकि ये आपको हेल्प करे, आपको सेल्फ स्टडी में हेल्प हो पाए इससे। आपको बस इतना ही करना है कि ये वीडियो देख के फिर आप एक बार प्लीज़ आप डिटेल में आप इंस्टीट्यूट के बुक से पढ़ें, और ये होने के बाद आप प्लीज़ 1-2 क्वेश्चन इस ऐसे से रिलेटेड सॉल्व कर लें। दैट्स ऑल यू नीड टू डू, एंड आई कैन गारंटी यू नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग 50 at least 50 marks in exam. You can achieve more